हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो करंटली 29 है इंक्लूडिंग मी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। नाइकी हमने कल रिवीजन लेक्चर कराया था। अभी तक जो पढ़ा है उसका कल रिवीजन लेक्चर हुआ। उसमें वही बताया था जो अभी तक हमने पढ़ा है। नो सानिका, नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज सर, रिवीजन लेक्चर का रिकॉर्डिंग कल भेजा है ना ग्रुप पर, देखो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आगे।
तो अभी तक हमने कराया था एंड उसका मास्टर कैथोड रे डिस्कवर किया था, बट उसका चार्ज वगैरह एंड मास वगैरह कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट लेंगे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन ने क्या है, इसका चार्ज एंड मास का रेशियो निकाला। तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमें चार्ज बाई मास का रेशियो मिलेगा। तो इसने क्या किया था, इसने थॉमसन अप्लाइड परपेंडिकुलर फ्रॉम थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। तो एक्चुअली क्या है कि आगे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में, जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो सर्कुलर मोशन में मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन starts revolving in circular motion and Thomson determined radius of circular motion। थॉमसन को रेडियस मिल गया। तो देखो अब यहाँ पर क्या एक रिलेशन आता है जो आगे तुम ऑब्वियसली फिजिक्स में ही पढ़ोगे 12 इंटू आर इज इक्वल टू एम पी, ठीक है। ये रिलेशन आता है। तो यहाँ से ई बाई एम हो जाएगा, यहाँ से वी अपॉन सी आर। तो अगर वी बी और आर की वैल्यू पता है तो ई बाई एम मिल जाएगा ना। कि सर योर वॉइस इज क्रैकिंग, बाकी को आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही? वॉइस क्रैक नहीं हो रही, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ओके, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारी साइड। एक्चुअल में क्या है, आगे फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, ये जो है हमारे पास फोर्स बैलेंसिंग के थ्रू आता है। जब हम फोर्स बैलेंस करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बैलेंस करते हैं, तो उसके थ्रू ये आता है। ओके, सो ई बाई एम यहाँ से क्या हो जाएगा, वी अपॉन बी आर हो जाएगा। तो क्या किया थॉमसन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। ओके, थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में मूव करने लगे।
सर्कल में मूव करने लग गया, फिर उस सर्कल का उसने रिंग दिया। हेलो, अभी क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। सो फिर से एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। तो देखो, हमारे पास इक्वेशन जो आई थी वो थी ई बी आर इज इक्वल टू एम बी। ठीक है। नाउ यहाँ से ई बाई एम क्या हो जाएगा? ई बाई एम हो जाएगा वी अपॉन बी आर। ओके। नाउ ई जो है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके। एम जो है, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी जो है, इट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और आर तो बताई है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो वी अपॉन बी आर की वैल्यू उससे मिल गई थी। वेलोसिटी पता थी इलेक्ट्रॉन की, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी पता था कि कितना अप्लाई किया है, एंड रेडियस भी पता कर लिया था। तो ऑब्वियसली वी बाई बी आर आ गया, तो ई बाई एम आ जाएगा ना। तो जो ई बाई एम आया था वो क्या था? तो द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज मतलब ई बाई एम was found to be 1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर केजी। ओके। तो जो चार्ज बाई मास की वैल्यू मिली वो ये वाली 1.76 इंटू 10 रेज टू 11 कूलम पर केजी। ओके। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? समृद्धि सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट थॉमसन एक्सपेरिमेंट वाज? तो समृद्धि, जैसे मैंने बताया कि थॉमसन ने क्या किया, चार्ज बाय मास जो है वो निकाला था। एक्चुअली कशिश पहले वाला जो स्लाइड है वो डिलीट हो गया है, बिकॉज मैंने सेव नहीं किया था और बीच में मेरा वाईफाई चला गया था। ठीक है, तो मैं सेंड कर दूंगा वो आफ्टर लेक्चर। तो हम क्या बता रहे हैं कि थॉमसन ने चार्ज बाय मास जो है उसका वैल्यू निकाला था। एंड वो कैसे निकाला, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल में मूव करने लग जाता है। एंड साथ साथ जब फोर्स बैलेंस करते हैं तो ये इक्वेशन आता है, इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स बैलेंस करते हैं तो ये इक्वेशन आता है। ओके, तो अब यहाँ पर E बाई एम क्या हो गया, यहाँ से V अपॉन बी आर हो गया। नाउ V इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड R रेडियस हो गया सर्कुलर मोशन। तो ये तीनों चीजें पता है, तो ऑब्वियसली E बाई एम का वैल्यू मिल जाएगा। एंड E बाई एम का वैल्यू क्या था, ये था। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो जो है ये। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था क्या नहीं था वो ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे वैल्यू याद रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो ये। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट वगैरह से जनरली कोई कुछ पूछता नहीं है, जस्ट ये वैल्यूज अभी तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसका मेन यही है कि ये चार्ज मास वगैरह ये सब याद रखने हैं तुम्हें, इलेक्ट्रॉन वगैरह के, ये सब बेसिक वाला पार्ट है। एग्जाम में तुम्हें डेल्टन थ्योरी और ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह जनरली ये कोई नहीं पूछेगा। ओके, एग्जाम में मेनली जो पूछा जाता है वो वेव्स के बाद वाला पार्ट पूछा जाता है, मतलब रदरफोर्ड मॉडल तक का कोई पार्ट नहीं पूछता, उसके बाद वाला पार्ट जनरली पूछा जाता है। यस, पावर में 10⁻11 है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो, थॉमसन जो है उसने चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला, बट एक्चुअली इंडिविजुअल वैल्यू अभी भी नहीं पता थी। इंडिविजुअल वैल्यू मतलब ना तो चार्ज और ना मास की इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता थी। हाँ आदित्य, ठीक है, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आना। बोलो क्या है? सर एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सो कैन यू जस्ट क्विकली रिवाइव इफ पॉसिबल? मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, सर स्टार्टिंग तो वाले पार्ट। अभी मैं और अभी कहाँ मैंने से बता शुरू दिया था करूँ? ना, यही पढ़ाया मैंने अभी जो मैं तुम्हें बताया ना, एक्सप्लेन किया था फिर से, अच्छा वही ओके। पढ़ाया। क्या कहाँ से करें मतलब? सर अब मैं कहाँ से शुरू करूँ लिखना नोट्स में? हेलो। लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, वो देख ले, एक ही स्लाइड हुआ है। अच्छा ठीक ओके है, सर ओके। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो जैसा हमने बताया कि इंडिविजुअल वैल्यू हमें नहीं पता थी, हमें चार्ज अपन मास का वैल्यू पता था जो कि थॉमसन के पता चला, बट इंडिविजुअल वैल्यू अभी भी नहीं पता थी। तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया जो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला एंड देन बाद में मास पता चल गया। तो देखो मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए। तो मिलिकन हैज आयोनाइज्ड ऑयल ड्रॉपलेट एंड उसके बाद में उसने क्या किया, उन पे चार्ज डिटरमाइन किया कि कितना चार्ज है, एंड देन डिटरमाइंड
ओवर देन, ठीक है। उसके बाद चार्ज डिटरमाइन किया एंड देखा कि जो चार्ज है, द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट was found to be integral multiple of a common maximum charge. तो जो चार्ज हमें मिला वो एक कॉमन मैक्सिमम चार्ज या कॉमन चार्ज का मल्टीपल था। तो वो जो कॉमन चार्ज जिसका मल्टीपल था, उस कॉमन चार्ज को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन किया गया, ठीक है। दिस CMC मतलब कॉमन मल्टीपल चार्ज इज असाइंड एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन ने क्या किया, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए, उनको आयनाइज किया, हर ऑयल ड्रॉपलेट पर क्या निकाला, चार्ज। तो उसने देखा कि जो चार्ज आया ऑयल ड्रॉपलेट पर वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का मल्टीपल आया, एक पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल आया। तो जिस वैल्यू का मल्टीपल आया उस वैल्यू को ही बोल दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। व्हाट आर आयोनाइज्ड ड्रॉपलेट्स? आयोनाइज्ड ड्रॉपलेट्स मतलब कि यार मिलिकन ने ऑयल ड्रॉपलेट्स को आयोनाइज किया। मिलिकन हैज आयोनाइज, ठीक है, मिलिकन हैज आयोनाइज ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थी ना उनको आयोनाइज किया मिलिकन। ओके, हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसे जो चार्ज मिला ऑयल ड्रॉपलेट्स पर वो अलग अलग चार्ज का क्या मिला, मल्टीपल मिला। मतलब एक कॉमन चार्ज का क्या मिला, मल्टीपल मिला। तो जैसे मान लो मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं उसको कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो मान लो उसे ऑयल ड्रॉपलेट पर चार्ज मिला 15, 35, 45, 50, 55, ठीक है, मान लो ये चार्ज मिला। तो यार ये किसका मल्टीपल है बताओ? ये 5 का मल्टीपल है ना। तो 5 एक तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन करता है। इसका मल्टीपल है 5 का, है ना। तो 5 को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन करती है। ये चलो इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि जो चार्ज मिला वो चार्ज मिला मान लो 40, 80, 100, 140। तो ये मान लो ये चार्ज मिला, तो ये किसका मल्टीपल है यार? अब देखो यहाँ पर मल्टीपल तो ये 4 का भी है, 10 का भी है, 20 का भी है, लेकिन कॉमन मैक्सिमम चार्ज कौन सा हुआ? 20 हुआ। ओके, कॉमन मैक्सिमम की बात करेंगे तो 20 आएगा ना। मल्टीपल तो ये 10 का भी है, बट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जिसका ये मल्टीपल है? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जिसका ये मल्टीपल है? ऑब्वियसली 20। समझ आया कि नहीं आया? तो उस 20 को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन करते हैं। ओके, वैसे तो उसके लिए भी फोर्स बैलेंसिंग वगैरह करके इक्वेशन आया था, देन उससे डिटरमाइन किया था। उसमें भी उसने क्या फोर्स बैलेंसिंग वगैरह किया था एक, फिर उसके थ्रू डिटरमाइन किया था। वेदिका मतलब ऐसा है कि एक ऑयल ड्रॉपलेट पर 40 चार्ज है, एक पर 80 चार्ज है, एक पर 100 चार्ज है, एक पर 140 चार्ज है। ऐसे 4 ऑयल ड्रॉपलेट है, चारों पर अलग अलग चार्ज। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये एक कॉमन चार्ज का मल्टीपल है और वो कॉमन चार्ज क्या है 20, तो उसका मल्टीपल है।
ओके, तो 20 को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन कर। ओके, तो ऐसा है। तो इस टाइप से मतलब उसने क्या है, अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट पर चार्ज निकाला और चार्ज निकाला, तो चार्ज है वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का मल्टीप्लाई, कॉमन मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो जिस मैक्सिमम वैल्यू को वो मल्टीपल आया उस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन कर दिया। ओके, तो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट इज Q इज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल। अच्छा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज। तो जिस चार्ज का मल्टीपल मिला वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इस वैल्यू का मल्टीपल मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है, जैसे हमने बोला इंटीग्रल मल्टीपल है, तो एन जो है 1 2 3 4 ऐसा होता है। ओके, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट है उन पर चार्ज क्या मिला, इस चार्ज का 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा कुछ भी मिला। ओके, तो इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन किया गया, इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन किया गया। देखो ऐसा है कि ऑयल ड्रॉपलेट है ना, उस पर चार्ज है, ऑयल ड्रॉपलेट जो है उस पर क्या है, चार्ज है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअली क्या ऑयल ड्रॉपलेट में ऐसा थोड़ी है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन है, समझ आया। ऑयल ड्रॉपलेट में जस्ट इलेक्ट्रॉन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। मतलब मान लो ऐसा हुआ कि अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो फिर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, है कि नहीं। एक ऑयल ड्रॉपलेट मान लो 10 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, तो चार्ज नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ऑयल ड्रॉपलेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आएगा ना, है कि नहीं। तो ऑयल ड्रॉपलेट पर जो चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो जो चार्ज मिला वो इस चार्ज का मल्टीपल मिला और इस चार्ज को बोल दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, सो ई जो है इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस, दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस, ऑब्वियसली साइन के साथ जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके, ई जो है, ई को हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अच्छा, चार्ज आ गया, चार्ज बाय मास हमें ऑलरेडी पता है ना, ई बाई एम क्या था, ई बाई एम था 1.76 इंटू 10⁻11, यही था ना। तो यहाँ से एम क्या आएगा, एम आ जाएगा ई अपॉन 1.76 इंटू 10⁻11। नाउ ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई क्या है, ई हमारे पास आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.76 इंटू 10⁻11। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 के। तो ये आया मास ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसको जब वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया गया, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास, तो ये आया 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। इतना आया है जब इस मास को कंपेयर किया गया मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन से। तो इट इज 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो याद रखने वाला है वो एक्चुअली ये है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड जो मास है वो ये हो। अब कुछ लोग बोलते हैं सर साइन क्यों नहीं लिया इधर, तो ये जो मिला था ये मैग्नीट्यूड मिला था, ओके, ये चार्ज बाई मास का क्या मिला था, ये मैग्नीट्यूड मिला था, ना कि विद साइन। ओके, सो वी विल जस्ट टेक मैग्नीट्यूड, वैल्यू लेंगे या साइन नहीं लेंगे। तो ये था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें चार्ज की वैल्यू मिली, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है उसकी वैल्यू मिली, एंड ऑब्वियसली चार्ज के बाद मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एम एच है, ये मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1/1837 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस मास को जब कंपेयर किया गया मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो वो हम ये बता सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो था ये अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1837। ओके, तो क्या किया मिलिकन ने, बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट लिए। तो व्हाट इज दैट सिंबल कॉल्ड, ये सी ना, सी की बात कर रहे हो क्या? आफ्टर एम, एम एच है वो, एम एच, एच सब्सक्रिप्ट में है, एच सब्सक्रिप्ट में, एच फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और उसके थ्रू चार्ज एंड मास का वैल्यू मिल गया था, पहले चार्ज मिला देन मास। तो मिलिकन ने क्या किया, उसने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट लिए, आयोनाइज ऑयल ड्रॉपलेट से, मतलब उन पे चार्ज था, देन उन पर चार्ज डिटरमाइन किया। तो उसने देखा कि जो चार्ज है ऑयल ड्रॉपलेट पर वो किसी पर्टिकुलर चार्ज का मल्टीपल मिला। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि मान लो उसे चार्ज मिला, चार्ज उसे मान लो मिला 40, 100, 120, 140, ऐसा मान लो उसे चार्ज मिला। तो ये किसका मल्टीपल है, ये 20 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है, 20 का। ओके, तो जिसका मल्टीपल है उसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन कर देंगे। तो अगर ऐसा चार्ज है तो हम बोल देंगे कि ये 20 जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, तो ऐसा ही ऑयल ड्रॉपलेट पर भी अलग अलग चार्ज मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसे मिले, मान लो ऑयल ड्रॉपलेट पर चार्ज जो है वो मिले 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 6.4 इंटू 10⁻⁻19, 9.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस टाइप से मान लो उसे चार्ज मिले ऑयल ड्रॉपलेट पर। तो ये किसके मल्टीपल है बताओ, ये किसके मल्टीपल है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल है कि नहीं बताओ। अच्छा, और भी एक्चुअली ये जस्ट यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल हो गए। एक और ले लेते हैं, 1 इंटू, ऐसा है। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो ये सभी किसके मल्टीपल हैं। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी जिसके मल्टीपल है, ये सभी मल्टीपल है 1.8 इंटू 10⁻⁻19, है कि नहीं। ओके, ऐसे चार ऑयल ड्रॉपलेट पर मान लो चार्ज मिला, तो ये चार्ज जो है किस कॉमन मैक्सिमम चार्ज का मल्टीपल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज करते हैं। समझ आया कि नहीं आया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये असाइन कर दिया गया, देन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, ऑब्वियसली मास निकाल लिया, बिकॉज हमें चार्ज बाय मास ऑलरेडी थॉमसन एक्सपेरिमेंट से मिल गया। वृष्टि कौन सा लास्ट पार्ट, मास ऑफ हाइड्रोजन वाला क्या,
आफ्टर एमएच पार्ट, आफ्टर एमएच पार्ट जो मैंने रेड में लिखा है ये क्या, वृष्टि मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर से एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसको क्या मतलब, उसने चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला। तो उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए, मान लो 4 ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए, उन पर चार्ज एक पर ये आया, एक पर ये आया, एक पर ये आया और एक पर ये आया, ये 4 ऑयल ड्रॉपलेट्स पर चार्ज आया। तो क्या बोला उसने, उसने मतलब क्या किया था, उसने जो ऑयल ड्रॉपलेट है उन पर देखा कि जो चार्ज है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कॉमन मैक्सिमम चार्ज। द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट वाज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कॉमन मैक्सिमम चार्ज। और जिस कॉमन मैक्सिमम चार्ज का मल्टीपल था उसी चार्ज को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये क्या है, 3.2 इंटू 10⁻19, 6.4 इंटू 10⁻19, 9.6 इंटू 10⁻19 एंड 8 इंटू 10⁻19। तो ये किसका मल्टीपल है, ये 1.6 इंटू 10⁻19 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन का चार्ज असाइन कर देंगे। ठीक है, समझ आया। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो असाइन किया गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ये। देन मास कैसे निकाला, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास पता है ऑलरेडी। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर ऑब्वियसली ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये आ जाए। ठीक है, अब इस मास को जब हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया जाता है, इस मास को जब हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया जाता है तो वो ये आता है, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 1837 जो है वो इसके इक्वल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चले आगे। तो ये हमारे पास था मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट। नाउ ऑब्वियसली लास्ट पेज तो लिखना ही था ना यार, ये चार्ज बाय मास वगैरह जो निकाला ये तो लिखना ही था ना, इसलिए तो निकाला है। सारे पेज लिखने हैं जो हम लिख रहे हैं। मिल्कमैन नहीं है वो भाई, वो मिलिकन है, मिल्कमैन थोड़ी है। मिलिकन है, मिलिकन। ठीक है, तो नाउ तो इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, स्पेलिंग देख लेना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एलिमेंट इट हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज यूनिट चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है ना उसको यूनिट चार्ज बोलते हैं। ओके, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। जल्दी देखो यार।
What is MH? MH is mass of electron. Sorry, mass of hydrogen. M is mass and S is hydrogen. Okay, so mass of hydrogen. Okay, so हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम जो है इसको यूनिट चार्ज बोल। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इट इज यूनिट नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली इतनी वैल्यू होती है बट नेगेटिव साइन होता है। ओके, सो इट हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड इसका जो मास है तो यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसके अलावा मास क्या है एंड इट्स मास इज 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट के अंदर रहता है। इसके अलावा इसका जो मास है ये हाइड्रोजन के मास का 1/1837 टाइम्स है। एंड बात अगर करेंगे चार्ज की तो ये इस पे यूनिट नेगेटिव चार्ज मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिस इज यूनिट नेगेटिव चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब दिस एंड नेगेटिव साइन है, दैट्स व्हाई यूनिट नेगेटिव। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन हो गया। हो गया सबका? तो नाउ हम लेंगे एनोड रे। अभी हमने जो किया था वो था कैथोड रे, नेक्स्ट है एनोड रे। एनोड रे को हम कैनाल रे भी बोल सकते हैं। तो सेटअप ऑलमोस्ट वैसा ही था, थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो अभी भी हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली प्रेशर काफी कम कर देते यूजिंग वैक्यूम पंप। इसके अलावा अब एक डिफरेंस ये है कि यार जो कैथोड है वो परफोरेटेड रहेगा। परफोरेटेड मतलब उसमें होल्स रहेंगे। ठीक है, सो ये कैथोड है बिकॉज इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है और ये पॉजिटिव वाले को कनेक्ट किया हुआ एनोड है। इसके अलावा अभी जेडएनएस जो है, हम देखो राइट पहले वाले केस में हमने जेडएनएस किधर लगाया था, एनोड के इधर लगाया था। ठीक है, अभी हम एनोड के इधर नहीं, हम कैथोड के इधर लगाएंगे।
तो कैथोड के पीछे की साइड हमने इधर ZnS लगा दिया। अंदर अभी भी हाइड्रोजन गैस है, टेम्परेचर सॉरी ये वोल्टेज अभी भी हाई है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट, एंड प्रेशर जो है लो है, वही वाला कितना 0.01 mm ऑफ Hg। मैंने कल रिवीजन लेक्चर में बताया था कि करेक्शन करना है वो ना, पहले आई थिंक मैंने 0.01 ATM लिखवाया था, वो mm ऑफ Hg लिखना होता, 0.01 mm ऑफ Hg। तो ये हमारे पास सेटअप था अभी। 1 ATM जो है हमारे सराउंडिंग का प्रेशर है, जो कि 760 mm ऑफ Hg है, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में जो प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg है, और वहां पर तो प्रेशर कितना अप्लाई किया हमने 0.01 mm ऑफ Hg, मतलब बहुत कम प्रेशर अप्लाई किया। ओके, 760 mm ऑफ Hg सराउंडिंग का प्रेशर, हमारे मतलब एटमोस्फेयर का प्रेशर है, तो हम देख सकते हैं वो कितना कम है, फील भी नहीं होता एक तरह से, है ना। तो 760 तो ये है, वहां पर तो बहुत कम, मतलब 0.01 mm ऑफ Hg अप्लाई किया था, तो हम देख सकते हैं कितना कम अप्लाई किया, ठीक है। तो जब हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इधर साइड जो ZnS है वहां पर ग्लो होता है। अब लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि ZnS पर ग्लो क्यों होता है भाई, ZnS पर ग्लो क्यों होता है, क्योंकि उस पर कुछ पार्टिकल आके क्या करते हैं, हिट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं। ओके, तो अभी भी पार्टिकल आके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो पार्टिकल आके स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ पार्टिकल आ रहे होंगे जो उसको स्ट्राइक कर रहे होंगे। तो ये पार्टिकल किधर साइड से आ रहे हैं, एक तरह से एनोड साइड से आ रहे हैं, तो उन पार्टिकल को नाम दे देंगे एनोड रे या एनोड रे पार्टिकल। ओके, तो सेटअप बनाओ फिर आगे चलते हैं। सेटअप वैसा ही था, बस थोड़ा सा चेंज किया हमने। ZnS जो है उसको पहले एनोड साइड लगाया, अभी कैथोड साइड लगा दी, ठीक है। इसके अलावा ये होल्स, परफोरेटेड कैथोड मतलब होल्स किए उस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये होल्स के थ्रू ये पास हो सकता है पार्टिकल, ठीक है, इसीलिए इसको कैनाल रे भी बोलते हैं, ठीक है। जो कैनाल रे बोलने का रीजन है वो यही वाला है, ये होल्स के थ्रू ये रेस जो है क्या है, ये पार्टिकल जो है क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं कैनाल के जैसे। ओके, so that's why these particles are also called canal। नो समृद्धि, एनोड रे हो सकते हैं, दैट्स व्हाई एनोड रे को हम कैनाल रे बोलते हैं। हो गया सबका, Ng नहीं है, Hg है वो, Hg, Hg मर्क्यूरी। mm of Hg, that is mercury। लिखो फटाफट। हो गया, ओके आगे चलते हैं। तो नो सर भाई, इतना धीरे लिखते हो क्या आदित्य। वेदिका वेस्ट, कैथोड रे जो है उसमें तो एनोड साइड ग्लो हो रहा था ना, कैथोड रे में एनोड साइड ग्लो हो रहा था,
हाँ तो वहां पर अगर तुम कर भी दोगे ना, मतलब कैथोड रे में एनोड साइड अगर तुम ऐसे कर दोगे, होल्स कर दोगे, तो उन होल्स के थ्रू ये पास नहीं होगी पार्टिकल। दैट्स व्हाई उनको कैनाल रे नहीं बोलते हैं। ओके, वो करके देखा था, वो एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, बट वो पास नहीं हुए पार्टिकल, इसमें पास होते हैं। ओके, तो इनको कैनाल रे बोलते हैं, उनको कैनाल रे नहीं बोलते। लिख लिया सबने? आदित्य हुआ तुम्हारा? नाउ, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट using perforated cathode ZNS is applied on cathode side ठीक है। so with the help of ZNS glow is observed on cathode side when high voltage and low pressure applied ठीक है। so ग्लो किधर आया अभी? कैथोड साइड आया। अब नाउ कैथोड साइड ग्लो आया, मतलब पार्टिकल आके ऑब्वियसली स्ट्राइक कर रहा होगा एनोड से। तो इट वाज अज्यूम्ड दैट some particles are coming from anode side and moving towards cathode side. These particles are called एनोड रे। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है इनको हम क्या बोल देंगे? एनोड रे या फिर एनोड रे पार्टिकल। ओके, सो यहाँ पर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब इधर से कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा होगा। तो इधर से पार्टिकल आ रहा है, मतलब एनोड साइड से पार्टिकल आ रहा है, तो उस पार्टिकल को क्या बोल देंगे? एनोड रे पार्टिकल या एन।
हो गया सबका? यस, जेडएनएस जो है उसमें तो फ्लोरोसेंस आएगा ही ना यार अनिकेत। जेडएनएस पर जब कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा तो वो फ्लोरोसेंस आएगा ही, ग्लो होगा। हो गया सबका? नाउ अब देखो ये जो पार्टिकल्स है, यस प्रेयस वेट करो थोड़ा। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं या ये कैथोड रे जो है, इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो देखा कि ये जो पार्टिकल है कैथोड रे सॉरी एनोड रे पार्टिकल्स जो है या एनोड रे जो है, ये पॉजिटिव साइड जाने के बजाय नेगेटिव साइड चला गया। लास्ट टाइम किधर गया था? पॉजिटिव साइड गया ना, अभी नेगेटिव साइड चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इन पे कैसा चार्ज है? कैसा चार्ज है इन पर? पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ऑन अप्लाइंग electric field, these particles deviate towards negative terminal, that is they are positively charged। ठीक है, तो ये इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो पहले से कम था। मतलब पहले मान लो इतने एंगल पर डिविएट हो रहा, अभी उससे कम एंगल पे डिविएट होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली तो ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन हो गए। पहले मान लो इतने एंगल से डिविएट हो रहा था कैथोड रे, इतने एंगल से डिविएट हो रहा था, मान लो ये मान लो ए एंगल है, अभी उससे कम एंगल से डिविएट होगा ये एनोड रे, ये मान लो बी एंगल। तो कम एंगल से डिविएट होगा, इसका मतलब क्या है कि इसका मास पहले वाले के मास से ज्यादा है, तभी तो ऑब्वियसली कम एंगल से डिविएट हो रहा है। ओके, हैवी है ना, हैवी है अभी वाला, तो पहले से कम एंगल से डिविएट होगा। ओके, तो द एंगल ऑफ डिविएशन was found to be smaller than cathode ray, that is mass of anode ray is greater than mass of cathode ray।
ठीक है। तो जो एनोड रे है उसका मास कैथोड रे से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो पहले से क्या मिला? कम मिला। तो पहले से कम एंगल ऑफ डिविएशन इसलिए है क्योंकि हैवी है और वो कम डिविएट होगा। सोनक अभी भी होगा लास्ट टाइम की तरह, लास्ट टाइम की तरह अभी भी वैसा ही होगा। बट क्या है कि जो एंगल है वो पहले से कम होगा। दिखाया है ना हमने डायग्राम में, देखो कैसे डिविएट हो रहा है। देख लिया सबने? ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो ना, ये एनोड रे है तो ये एनोड साइड से आ रहा है, कैथोड रे जो है वो कैथोड साइड से जा रहा है। ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। एक्चुअल में देखो क्या हुआ है, जब हमने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई कर दिया ना, तो ऐसा करने पर जो अंदर वाली गैस है वो आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, अंदर वाली गैस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। सो ऑन अप्लाइंग, ठीक है, इन रियलिटी on applying high voltage and ultra low pressure, gas inside discharge tube is ionized। तो जब हम हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो अंदर गैस है वो क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज हो जाती है मतलब देखो क्या है, जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो आयनाइज हो जाएगी, मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो H पॉजिटिव बनाएगी और इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस टाइप। सिमिलरली हीलियम जो है वो भी आयोनाइज हो जाएगा, मतलब उस पर भी चार्ज आ जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ ऐसा हो जाएगा। समझ आया? तो जब हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है। गैस के अंदर से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, साथ साथ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ आया कि नहीं आया? तो अब देखो हमारे पास दो टाइप के, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस ली हमने, तो हाइड्रोजन गैस में दो टाइप के पार्टिकल आ गए, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ गया, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ गया। आया कि नहीं आया? ओके, तो हमारे पास जो ट्यूब है अंदर, उस ट्यूब में दो टाइप के पार्टिकल आ जाएंगे H2 जब हम लेंगे, तो एक तो H पॉजिटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यार जो पॉजिटिव वाला है, ठीक है, एक H पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव वाला किधर जाएगा बताओ? पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव साइड। ओके, पॉजिटिव वाला किधर जाएगा? नेगेटिव साइड, मतलब इधर जाएगा। और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव साइड, मतलब इधर जाएगा, है कि नहीं? तो यही तो हो रहा था। अभी हम जब बात कर रहे हैं कैथोड रे की, तो सॉरी एनोड रे की, तो एनोड रे में हमारे पास इधर इधर जो ग्लो हो रहा है ZNS पर, वो किसकी वजह से हो रहा है? इस H पॉजिटिव की वजह से हो रहा है। ओके, एनोड रे में। और जो कैथोड रे में ग्लो हो रहा था वो इधर हो रहा था, कैथोड साइड हमने अप्लाई किया था, तो किसकी वजह से हो रहा था? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। समझ आया कि नहीं आया? तो जब हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जो अंदर वाली गैस है वो आयोनाइज हो जाएगी, मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे आयन में कन्वर्ट होगी? उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो खुद पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस टाइप से दो आयन आ जाएंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल साइड जाएगा, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड साइड जाएगा। तो किधर साइड से जा रहा है? एक तरह से एनोड साइड से ही जा रहा है, इसलिए उसका एनोड रे नाम दे दिया। और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो किधर जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल साइड जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल साइड जाएगा मतलब किधर जाएगा? एनोड साइड। तो किधर से गया? कैथोड साइड से गया। ओके, कैथोड साइड से गया तो कैथोड रे नाम। तो बेसिकली यस, अभी जो ग्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ एनोड रे की जब हम बात कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव ग्लो हो रहा है। एंड व्हाट इज H पॉजिटिव यार? व्हाट इज H पॉजिटिव? इट इज प्रोटॉन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा H पॉजिटिव जो कि है प्रोटॉन। ओके, तो कैथोड रे देखो हर केस में इलेक्ट्रॉन ही है कि नहीं? दिस इज कैथोड रे। कैथोड रे क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कैथोड रे। ओके, तो ये कैथोड रे जो है हर केस में इलेक्ट्रॉन है, चाहे कोई भी गैस ले। व्हाट अबाउट एनोड रे? एनोड रे हर केस में प्रोटॉन है क्या भाई? कोई बता सकता है क्या? अगर हीलियम गैस लेंगे तो पॉजिटिव आयन क्या आएगा? He पॉजिटिव। क्या He पॉजिटिव प्रोटॉन है क्या? He पॉजिटिव में क्या है? हीलियम में देखो क्या था, हीलियम में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो He पॉजिटिव में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकला है, मतलब उसमें अभी भी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ओके, सो He पॉजिटिव इज नॉट प्रोटॉन। ओके, तो एनोड रे जो है वो एक्चुअल में प्रोटॉन नहीं है, वो गैसियस आयन। ओके, वो आयन है एक्चुअल में, ऑब्वियसली हमने गैस ली तो गैसियस आयन ही होगा। ओके, सो एनोड रे जो है वो आयन है, कैटायन। ओके, पॉजिटिव आयन या हम बोल सकते हैं कैटायन। चल पॉजिटिव आयन लिख देते हैं, कैटायन से तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो एनोड रे जो है वो क्या है? पॉजिटिव आयन। ओके, लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो ये पॉजिटिव आयन क्या है? प्रोटॉन। ओके, हाइड्रोजन गैस के केस में पॉजिटिव आयन क्या है? प्रोटॉन। तो कैथोड रे कोई भी गैस ले लो, कैथोड रे हमेशा क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। ओके, हर केस में कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बेसिकली कैथोड रे का डिस्कवरी किया कैसे? हाइड्रोजन गैस ली थी और उसके थ्रू जो कैथोड रे है वो मिला, और वो कैथोड रे क्या? इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था। और प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे होगा फिर? तो प्रोटॉन का डिस्कवरी एनोड रे के थ्रू होगा, लेकिन अंदर कौन सी गैस ली जाएगी? हाइड्रोजन गैस ली जाएगी। ओके, जब अंदर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो एनोड रे में प्रोटॉन आएगा। ओके, तो इस टाइप से प्रोटॉन का डिस्कवरी होगा। किसका डिस्कवरी होगा? प्रोटॉन का। ओके, तो अंदर जब हमने हाइड्रोजन की बजाय हीलियम गैस ली थी, याद है लास्ट लेक्चर में जब हमने कैथोड रे के टाइम पे लास्ट चेंज किया था सेटअप में, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के बजाय हीलियम गैस ले लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि भाई दोनों केस में क्या आएगा? कैथोड रे इलेक्ट्रॉन ही आएगा, है ना। और दोनों केस में कैथोड रे इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, इसलिए हमने ये भी बता दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रे है, ये सभी पार्टिकल के अंदर होता है। तो बिल्कुल होता है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के अंदर, है ना। क्लियर है क्या? क्योंकि जो कैथोड रे है वो किससे निकल रहा है? अंदर वाली गैस से ही निकल रहा है। तो पहले गैस हाइड्रोजन ली, बाद में हीलियम ली। ओके, तो दोनों गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रे। ओके, तो यस प्रेस, वो याद नहीं रखना है, चार्ज बाय मास जो है इलेक्ट्रॉन का ही याद रखना है। बाद में ऑब्वियसली चार्ज हम बता देंगे, हर एक का चार्ज और मास का वैल्यू बता देंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो अब देखो, लिख लिया सबने ये? तो यहाँ से क्लियर हुआ ना वो, कि हम हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर की जो बात कर रहे थे उसका क्या था, ठीक है। तो ये जो गैस आयनाइज होगी, ये कब होगी? जब हम हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गैस आयनाइज नहीं होगी। और ऑब्वियसली गैस आयनाइज नहीं होगी तो ना तो हमें लाइक पॉजिटिव आयन मिलेगा, ना ही नेगेटिव आयन। ओके, मतलब कैथोड रे और एनोड रे दोनों नहीं मिलेंगे। तो नाउ अब देखो, हर केस में, मतलब कोई भी गैस ले लो, कैथोड रे में चार्ज बाई मास सेम ही रहने वाला है, बिकॉज हर केस में इलेक्ट्रॉन ही आने वाला है, ठीक है। तो चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ कैथोड रे रिमेन सेम फॉर ऑल गैसेस, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन ही है। बट चार्ज बाई मास ऑफ एनोड रे keeps on decreasing when hydrogen gas is replaced by heavier gas, ठीक है। सो कैथोड रे जो है उसमें चार्ज बाई मास का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा था, बिकॉज हर केस में क्या है? हर केस में इलेक्ट्रॉन ही आने वाला है। ओके, लेकिन एनोड रे की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज बाई मास का वैल्यू देखो कम होता जाएगा। कैसे हो रहा है कम? देखो, देख लो, इधर क्या है? इधर जस्ट प्रोटॉन है ना, ठीक है। अच्छा, दोनों केस में चार्ज की वैल्यू सेम ही आएगी, +1 है। तो जो चार्ज है दोनों केस में, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसमें इसमें भी एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो दोनों केस में चार्ज इतना ही। लेकिन मास देखो, यहाँ पर मास किसका लेंगे? यहाँ पर मास जस्ट एक प्रोटॉन का लेंगे। और यहाँ पर मास देखो क्या है? यहाँ पर मास किसका लेंगे? He पॉजिटिव का। तो He पॉजिटिव का मास तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव से ज्यादा है ना, क्योंकि He पॉजिटिव में क्या है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है भाई। ओके, तो मास ज्यादा है। तो ऑब्वियसली चार्ज तो सेम रहा, लेकिन मास क्या है? बढ़ गया। तो चार्ज बाई मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। ओके, सो कैथोड रे का चार्ज बाई मास रेशियो फिक्स है, बट एनोड रे का फिक्स नहीं है। वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग। क्लियर है? और सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? एनोड रे में चार्ज बाई मास रेशियो सबसे ज्यादा किस केस में होगा? हाइड्रोजन के केस, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के बाद जैसे जैसे दूसरी गैस डालते जाएंगे तो ऑब्वियसली चार्ज बाय मास रेशियो कम होता जाएगा, ठीक है। तो बट चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिप्लेस्ड बाय हेवियर। ओके, नाउ प्रोटॉन का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो प्रोटॉन जो है
is also basic constituent of all elements. Basic constituent of all elements. It has unit positive charge, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज है बट वो पॉजिटिव साइन है. इट हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज and its mass is same as mass of one atom of hydrogen. तो इसका जो मास है वो उतना ही होता है जितना हाइड्रोजन के वन एटम का मास. आगे हम मास की वैल्यू भी बता देंगे. तीनों सब पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका चार्ज का वैल्यू भी बताएंगे आगे और मास का वैल्यू भी बताएंगे एक टेबल. ठीक है. तो मेनली वो टेबल याद रखना है, डिस्कवरी वगैरह उतना याद रखने की जरूरत है नहीं. ये हमने बताया क्योंकि ये बेसिक पार्ट है बट इसमें से जनरली कोई पूछता नहीं है. ठीक है. सो प्रोटॉन जो है ये भी सब एलिमेंट्स के अंदर होता है. इस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो मास है वो उतना ही जितना हाइड्रोजन के वन एटम का मास. हो गया सबका. ओके. नाउ तो ये हमने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया. नाउ न्यूट्रॉन का डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से नहीं हुआ था. एक्चुअल में क्या, अच्छा, रदरफोर्ड ने भी थोड़ा कुछ बता दिया था. रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने भी बताया था कि कोई पार्टिकल जरूर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एटम में, बट उसने ये नहीं बताया था कि वो पार्टिकल क्या है. ठीक है. तो बस, तो डिस्कवरी जो है वो किया था जेम्स चैडविक ने. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो इसका डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से नहीं हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हुआ था. ठीक है. सो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू कैसे हुआ था, तो वो क्या, उसने क्या किया, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं. केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं. ओके. सो जेम्स चैडविक discovered neutron by bombarding alpha particles are helium nucleus. अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस ही होते हैं. तो बाय बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन बोरॉन एंड बेरिलियम न्यूक्लियस,
ठीक है, ऑन बी एंड बोरोन न्यूक्लियस विद हाई वेलोसिटी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया? उसने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए किसके ऊपर? बेरिलियम एंड बोरॉन के ऊपर। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो बाद में आएगा प्रियस, वो रदरफोर्ड ने किया था, उसमें भी अल्फा पार्टिकल ही थे, बट ये डिफरेंट है। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया? अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया ऑन बेरिलियम एंड बोरॉन न्यूक्लियस विद हाई वेलोसिटी। तो देखो क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या है देखो, तो 2 अल्फा 4, अल्फा 4, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको बॉम्बार्ड किया बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर, तो दिस इज बेरिलियम। तो याद रखना न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, देखो दोनों साइड जो एटॉमिक नंबर है उसका सम सेम होगा और मास नंबर का सम भी सेम होगा, याद रखना। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। हम इस टाइप से लिखते हैं उसको, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, हमें एटॉमिक नंबर भी लिखना होता है और मास नंबर। तो जब अल्फा पार्टिकल ने बेरिलियम पर बॉम्बार्डिंग किया तो हमें कार्बन का न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस मिला जो कि कार्बन का था। इसके अलावा एक पार्टिकल भी मिला जो कि न्यूट्रॉन। तो 0 n1 इज न्यूट्रॉन। ये 0 n1 जो है ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो देखो जैसे मैंने बताया दोनों साइड एटॉमिक नंबर का सम सेम होना चाहिए, तो 2 + 4 = 6। राइट हैंड साइड देखो 6 + 0 = 6। मास नंबर देखो 4 + 9 = 13। राइट हैंड साइड देखो 12 + 1 = 13। ओके, तो दोनों साइड सेम होना चाहिए। प्रियस ये दोनों में से कोई नहीं है, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन। वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है जो तुम बता रहे हो, ये भी। अच्छा, इसी टाइप से अल्फा पार्टिकल जो है उसको बोरॉन पर बॉम्बार्डिंग किया, तो बोरॉन जो है उसका ये न्यूक्लियस हो गया, 5b11 इज बोरॉन का न्यूक्लियस। नाउ अभी नया न्यूक्लियस मिला जो कि नाइट्रोजन का था, इसके अलावा नया पार्टिकल मिला जो कि न्यूट्रॉन। ओके, तो इस टाइप से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, जेम्स चैडविक ने किया था। उसने न्यूक्लियर रिएक्शन कराई थी, और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है आपस में टकराते हैं या वो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस टाइप से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, सॉरी यस, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ एंड नया न्यूक्लियस किया है। हो गया? ठीक है, तो अब देखो ये जो पार्टिकल निकल रहे थे, अब इन पार्टिकल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वगैरह अप्लाई किया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं। ओके, तो द रेडिएशन was unaffected by electric and magnetic field that is these particles are neutral, मतलब इन पे कोई चार्ज। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है।
ओके, तो इस टाइप से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। तो अब देखो हमने तीनों सब पार्टिकल डिस्कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ना ये तीनों सब पार्टिकल का चार्ज एंड मास वगैरह क्या है उसका वैल्यू हमें याद रखना है। ओके, सो मैं अभी वो टेबल में बता देता हूँ, बाकी उतना कुछ याद रखने का मेनली जरूरत है नहीं, बट ऑब्वियसली एक बार पता जरूर होना चाहिए कि कैसे डिस्कवर हुए, दैट्स व्हाई हमने वो सब कराया है। ओके, देख लिया सबने? ठीक है, नाउ तीनों सब पार्टिकल का हम चार्ज एंड मास बता देते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं। जल्दी देखो। ठीक है, तो अभी एक टेबल बना लेते हैं, उसमें तीनों पार्टिकल का चार्ज वगैरह सब लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहले चार्ज ले लेते हैं। तो चार्ज जो है कूलम में लेंगे, कूलम वाली यूनिट में। तो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी, कूलम तो आगे लिख लिया। तो ये है, प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही है, बट अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं मास की। तो मास की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने बताया 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻, अच्छा मास के कौन सी यूनिट में, केजी वाली। ओके, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻28 केजी, एंड ये भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम है। नाउ रिलेटिव चार्ज क्या होगा? तो रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसका तो जीरो है ही। नाउ इन दोनों का रिलेटिव चार्ज क्या है? ऑब्वियसली चार्ज सेम है ना, तो -1 +1 बोल सकते। ठीक है, रिलेटिव चार्ज क्या हो गया? -1 एंड प्लस, सेम चार्ज है तो आपस में रिलेटिव क्या हो गया? -1 +1। एंड अगर हम बात करेंगे रिलेटिव मास की, तो इन दोनों का मास सेम है, तो रिलेटिव मास 1 1, और इसका अगर हम देखेंगे तो 1/1837। ठीक है, तो आपस में जब कंपेयर करेंगे तो ये रिलेटिव मास एंड रिलेटिव चार्ज हो गया। रिलेटिव चार्ज मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है। ओके, तो एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो इस इनको आपस में जब डिवाइड करोगे तो क्या आया? 1 1 आया ना। ओके, या किसी एक के रेस्पेक्ट में। तो अगर तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 1 1 आ जाएगा इनका, और इसका क्या आएगा? 1/1837 मास। ठीक है, अच्छा नाउ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मेनली काम आएगा। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नीचे हम चार्ज वगैरह लेते हैं जनरली, तो -1 E, और ऊपर जो है वो मास वगैरह की बात की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई ऊपर 0। ठीक है, तो -1E0, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काम में आएगा, अभी इतना जरूरत है नहीं इसकी। तो -1E0। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो प्रोटॉन का चार्ज एंड मास दोनों है, तो इसलिए इसको 1p1 से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज नहीं है, तो चार्ज 0, बट मास है, तो 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सब पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन, इनको अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करें। इलेक्ट्रॉन को -1E0 से, प्रोटॉन को 1p1 से, और न्यूट्रॉन को 0 एंड 1। जैसे मैंने बताया
ये रिप्रेजेंटेशन की अभी जरूरत नहीं है, कब जरूरत पड़ेगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। है सबका? ओके, सो मेनली जो याद रखने वाले हैं वो ये दो चीजें, मतलब दो लाइन स्टार्टिंग की जो है ये मेनली याद रखने वाली है। हमें चार्ज पता होना चाहिए तीनों सब पार्टिकल का, और मास पता होना चाहिए। ओके, तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क नोट कर लो, ज्यादा वैसे है नहीं कुछ होमवर्क में। तो होमवर्क जो है वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव तुम्हारी बुकलेट में होगा पार्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करना है। ओके, होमवर्क क्या है? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 1 to 6। इसके अलावा वहां पर बीटा रेस दिया होगा कहीं पे, तो बीटा रेस मतलब याद रखना इलेक्ट्रॉन ही होता है। ओके, क्योंकि आगे तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे बीटा रेस क्या है, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसका यूज है। तो बीटा रेस मतलब इलेक्ट्रॉन। ओके, सो होमवर्क इज 1 to 6 ऑफ फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। तो एक आज ही करना है होमवर्क, ठीक है? तो लेक्चर एंड करते हैं, मैं स्लाइड एंड रिकॉर्डिंग ग्रुप पर सेंड कर दूंगा।